नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अप्रोच में। आज की इस क्लास में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये जो है सो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए ईंटें मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, इससे इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे आज की इस क्लास में। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का जो है सो वर्णन करना है। तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे जो है सो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, विकसित हुए थे। ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृदेवी की पूजा पर आधारित था। मातृदेवी पूजा पर आधारित था। खुदाई में बहुत अधिक संख्या में जो है सो नारियों की मूर्तियां मिली, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी मातृदेवी की उपासना किया करते थे। जब खुदाई किया गया था तो वहां नारियों की मूर्तियां मिली थी, जिससे यह पता चलता है कि वहां के निवासी मातृदेवी की उपासना किया करते थे। हड़प्पा वासी मातृदेवी के साथ ही देवताओं की भी पूजा किया करते थे। धर्म के अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होंगी, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। धर्म के लिए जो अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होंगी, इसका जो है सो अभी तक प्रमाण जो है सो नहीं मिला है, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। पशुपति महादेव, सॉरी, पशुपति वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में जो है सो वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वास पर विश्वास किया करते थे। वह बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे। बुरी शक्तियों से बचने के लिए जो है सो ताबीज का धारण करते थे। यहाँ के लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पावासी कुबड़ वाला सांड की भी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो आप लोग देखते हैं, यह जो है सो हड़प्पा वासियों की ही देन है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो सो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे, उनका पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध का जो है सो वर्णन करना है। तो उत्तर देखिए, हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध निम्न प्रकार से, यानी कई प्रकार से जो है सो हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध है। पहला, हड़प्पावासी के लोग पश्चिम एशिया के साथ जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। हड़प्पावासी जो है सो पश्चिम एशिया के साथ जल और स्थल दोनों मार्ग से व्यापार करते थे। यहाँ के लोग तांबा ओमान से आयात करते थे। तांबा जो है सो ओमान से आयात करते थे। ओमान में हड़प्पा का बना एक जार भी मिला था। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी पश्चिम एशिया के साथ तांबा का आयात करते थे, और तांबा जो है सो एक धातु है। आगे देखिए, ग नंबर में, ईरान एवं अफगानिस्तान से सीसा की आयात करते थे। ईरान एवं अफगानिस्तान से सीसा का आयात करते थे। अगला, घ नंबर में, पश्चिम एशिया में कई स्थानों में हड़प्पाई बाट, मुहरें आदि प्राप्त हुए। हड़प्पाई बाट और मुहरें जो है सो पश्चिम एशिया में पाई गई थी कई स्थानों पे। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पावासी
जो है सो पश्चिम एशिया के साथ व्यापार किया करते थे। अगला है, हड़प्पा के लोग अपने शिल्प कार्यों के लिए ईरान एवं बलूचिस्तान से चांदी मंगाते थे। हड़प्पा के लोग जो है सो शिल्प कार्यों के लिए ईरान एवं बलूचिस्तान से चांदी मंगाते थे। अगला प्रश्न है, कुछ सॉरी आगे और एक पॉइंट है, हड़प्पा के मोहरों में पानी जहाज एवं नाव के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा के मोहरों में जो है सो पानी जहाज एवं नाव के चित्र मिलते हैं। यह उनकी समुद्र व्यापार की ओर दर्शाता है। पानी जहाज या नाव के चित्र मिलते थे हड़प्पा के मोहरों में। इससे पता चलता है कि उनका व्यापार जो होता था सो समुद्री मार्ग से भी होता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। मनका जो है सो किस किस पदार्थ से बनाया जाता है उनकी सूची बनाना है। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कोई भी एक मनका बनाने में जो वस्तु या सामग्री लगता है उनका वर्णन करना है। तो देखिए मनका बनाने के लिए उत्तर में देखिए, मनका बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ का प्रयोग में लाए जाते हैं। कई प्रकार के जो सो पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं मनका बनाने के लिए, जैसे कार्नेलियन, जेस्पर, स्फाटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातु में फायस और पक्की मिट्टी कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों से मिलकर भी बनाए जाते हैं। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियां और रंगों का इस्तेमाल होता है। मनकों पर जो है सो अलग अलग तरह की कृतियां और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे, तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर, सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनका बनाने का काम आसानी से हो जाता था। मुलायम पत्थर से जो है सो मनका बनाने का काम आसानी से हो जाता था। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार किया जाता था और उसे एक सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। कठोर या ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। कठोर पदार्थ से जो है सो कठोर पत्थरों से जो है सो मनका बनाना कठिन हुआ करता था। ऐसे पत्थरों में मात्र ज्यामितीय आकार की मनके बनाए जाते थे। ज्यामितीय आकार के मतलब कठोर आकृति के आकार जो है सो बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार अकीक का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग की कांच कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। मनकों को जो सो जब बनाया जाता था तो उसे आग में फिर पकाया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ा जाता था। जब एक बड़ा पत्थर होता था तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। उनमें से बारीकी से सिल्क निकाले जाते थे। ऊपर का परत जो सिल्क है उसे निकाले जाते थे। फिर मनके बनाए जाते थे। मनके को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई कर पॉलिश कर उनके छेद किए जाते थे। अंतिम रूप तैयार जब होता था उस समय घिसाई घिसाई किया जाता था। फिर उसके ऊपर जो सो पॉलिश कर उनके छेद किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ सिंधु घाटी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और अगर आप लोग अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चले कि जैक बोर्ड क्लास 12th का जो सो क्लास स्टार्ट हो चुका है और उनकी तैयारी अच्छी हो सके ताकि 2025 में जब भी एग्जाम हो तो उसका नंबर जो है सो अच्छा से अच्छा आ सके। तो 4 नंबर का उत्तर है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन जो है सो विशाल स्नानागार है जिसका जलाशय से दुर्ग किले में स्थित है। जिसका जलाशय से
दुर्ग किले में स्थित है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यह जलाशय जो होता था सो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, 3 मीटर गहरा है। इसके दोनों किनारों पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसके तीनों ओर कमरे बने हुए थे। इनमें से एक में बड़ा कुआं था। तीनों ओर कमरे बने हुए थे, उनमें से एक में जो था सो बड़ा कुआं था, जिससे जलाशय से पानी आता था, जिससे जो सो पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक नाली थी। इसके उत्तर में एक नाली के दूसरे तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानघर बने हुए थे। छोटी संरचना में जो थे सो टोटल 8 स्नानघर बने हुए थे। इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता होगा। ठीक है दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो सो स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता जो है सो समाप्त किन किन कारणों से हुआ है, पतन किन किन कारणों से हुआ है, वर्णन करना है। ये सारे प्रश्न जो है सो एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी ये सभी प्रश्न जो है सो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए उत्तर में जो दिया गया है सो हड़प्पा सभ्यता की पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण जो है सो अभी तक नहीं मिला है। लगभग 1800 ईस्वी या ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया, यानी समाप्त हो गया। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास जो सो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वान का एक मत नहीं है, विद्वानों का एक मत नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पतन जो है सो निम्नलिखित कारणों से हुआ था। तो पहला कारण जो है सो बाढ़। तो देखिए, बाढ़ जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगर जो है सो नदियों के किनारे बसे थे, और इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ें आती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ बढ़ाने नहीं, बाढ़ें मिस्टेक हो गया, बाढ़ें आती थी। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति भी होती थी। इस कारण हड़प्पावासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे। प्रतिवर्ष जो है सो सिंधु घाटी के नदियों के किनारे जो है सो बाढ़ आता था। इस कारण से वहां के लोग अपने मूल स्थान को छोड़ने पर विवश हो गए होंगे। आगे देखिए, महामारी, बीमारी। ठीक है दोस्तों, महामारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से जब खुदाई के दौरान जो नर कंकालों की परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पावासी मलेरिया, महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए होंगे। नर कंकालों और परीक्षणों के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पावासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए होंगे और उनके जीवन का अंत हो गया होगा। इस कारण से भी इस सभ्यता का पतन हो गया। महामारी के कारण से भी जो है सो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो है सो अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र सिंधु घाटी में जो है सो हरा भरा क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता में हरा भरा क्षेत्र या जंगल एवं बारिश की कमी के कारण, जब बारिश नहीं होगी तो जंगल कहाँ से रहेंगे,
तो बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गए, यानी मरुस्थल बन गया। तो इस कारण से भी जो सो सब यह सभ्यता नष्ट हो गया, क्योंकि जब मरुस्थल तो कोई भी चीज जो है वहां पर उगाई नहीं जा सकती है, फसल उगाई नहीं जा सकती है। तो इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया। अगला कारण है 4 नंबर में बाह्य आक्रमण। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। संभवतः ये बाह्य आक्रमणकारी आर्य रहे होंगे। संभवतः ये बाह्य आक्रमणकारी जो होंगे सो आर्य रहे होंगे। बाह्य आक्रमण के कारण जैसे कई लोगों का अंत हुआ होगा, जिसके कारण इस सभ्यता का धीरे धीरे अंत हो गया। इस कारण उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न के कुल जो सो 5 प्रश्नों को देखे हैं, और ये सारे प्रश्न 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।